तो जिन्हें लग रहा है कि भाई यहां एक तबका है, किसी को लग रहा होगा कि जाटव बाहर निकल जाएगा तो दूसरे को मौका मिल जाएगा, वाल्मीकि को मौका मिल जाएगा, ये भूल जाइए। किसी को लग रहा हो कि मीणा निकल जाएगा एसटी से तो दूसरे को नॉन मीणा को मौका मिल जाएगा, भूल जाइए। वो जैसे होता है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया, पहले एक को थोड़ा टुकड़ा ज्यादा दिया तो दूसरी को तैयार कर दिया कि तुमको कम मिला, देखो ये ले रहा है, और वो तोड़ तोड़ के सारा खा गया। ये सीधा सीधी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा के डिसीजन को चैलेंज किया है। एसटी ने किसी ने मांगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि उनके माथे पर जबरदस्ती वो फिल्मी डायलॉग की तरफ चिपका दिया गया कि लिख दीजिए मेरे माथे पर कि इसका बाप चोर है। जो जजेस बैठे उनके माइंड सेट पर सवाल उठाना एकदम लाजमी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके डिसीजंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो निहायती एसटी, एससी, ओबीसी के विरोधी जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कानून के दायरे के बाहर जाकर के और बेसिक फिलॉसफी से बाहर जाकर के इस तरह की शब्दावलियां इस्तेमाल कर रहे हैं तो एज ए लॉयर, एज ए सोशल कंसर्न वाले आप इसको कैसे देखते हैं? जिन जजों ने कमेंट किया है अब उनका नंबर आने वाला है, वो किस जाति और किस समाज से आते हैं। जब इस तरह की भाषा इस जजमेंट में यूज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जज आते हैं वहाँ पर ऐसे आते हैं कि किसी हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा ये सिस्टम बंद होना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए अब कि समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। जो आप बैठ के यहाँ फैसले सुना देते हो देश के सामने और देश सोचता सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्या कर दिया, क्या तीर मार दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है देश के साथ। ये जो एक आदिवासी समुदाय को दूसरे आदिवासी समुदाय के खड़ा करके और आदिवासियों को जो लड़ने की राजनीति तो चलती ही रहती है, अब इस पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? एक जस्टिस साहब हैं पंकज मित्तल जी, उन्होंने गीता को कोट किया है। उन्होंने कहा कि गीता में ये श्लोक है, इस श्लोक में वर्ण व्यवस्था के बारे में ये लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था में ये कैटेगरीज हैं, लेकिन वहीं वो ये बताना भूल जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जिसका उन्होंने कोट किया है उसमें तो आदिवासी वहां भी नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर चला गया है, या ये बेंच ऊपर चली गई है, या ये बेंच ये सजेस्ट कर रही है कि भाई अब आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, हमने रास्ता खोल दिया, अब आगे का काम आपका है। देश में 7 IIMs में 0 ST फैकल्टी हैं। जज साहब बताएं कि 0 का वर्गीकरण क्या होगा, 0 का कौन सा हिस्सा ST के किस वर्ग को जाएगा, 0 का कौन सा हिस्सा ST के कौन से वर्ग को जाएगा। जो बाकी का 98% हिस्सा है, जो मलाई खा करके बैठा हुआ इस देश का सवर्ण तबका, उसका वर्गीकरण होना चाहिए था ना, बताते ना वहां पे कि किसको कितना मिला है। दोस्तों, द न्यूज वीक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, और ये ऐसा निर्णय है जो पूरे देश की राजनीति और समाज दोनों में एक उत्तेजना पैदा कर दिया है, और बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो गया है, बहस चल रही है, और भविष्य का जो भारत बनेगा उसमें इस निर्णय की एक बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है। वो विषय ये है, वो फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जजों की बेंच थी, 6 जजों के बहुमत से ये फैसला सुनाया है कि जो राज्य हैं वो SC के आरक्षण में बंटवारा कर सकते हैं, यानी SC की एक उपजाति को आरक्षण कम दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, और ये उनके हाथ में दे दिया है। पहली बात ये तो 2 निर्णय इस रूप में सामने आए हैं। पहला निर्णय ये है कि SC आरक्षण में बंटवारा हो सकता है। इसके पहले संवैधानिक तौर पर यह माना जाता था, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का यह निर्णय था कि SC के आरक्षण में बंटवारा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह स्थापित थी कि राज्य इसमें बंटवारा नहीं कर सकते हैं। और एक बात और कि यह माना जाता था कि 341(1), 341(2) के तहत SC ST के मामले में उसके आरक्षण में किसी तरह के परिवर्तन या किसी तरह के हस्तक्षेप
तभी किया जा सकता है जब वो संसद करे। यहाँ तक कि केंद्र की कार्यपालिका को भी, कैबिनेट को भी इसका अधिकार नहीं था। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो महत्वपूर्ण पैनल के साथी हैं। एक तो इस मामला कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट का है और इसके बहुत सारे कानूनी पहलू हैं। और ये केवल कानूनी नहीं, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक इशू पर विचार करता है, संवैधानिक मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। हमारे साथ बलराज सिंह मलिक जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और आप जानते हैं कि विभिन्न विषयों पे अपनी राय रखते रहते हैं और बहुत ही मुखर हैं। लेकिन ये इशू चूंकि सोशल भी है, उतना ही पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है और एक किस्म का कल्चरल आइडियोलॉजिकल भी है। तो इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो दूसरे साथी हैं वो जितेंद्र मीना जी हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो सबसे पहले मैं बलराज मलिक जी आपके पास आता हूँ। पहले हम अपने दर्शकों को थोड़ा दो टूक चीज़ों में ले जाएं। एक वकील के तौर पर आप इस निर्णय की संवैधानिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के डोमेन के अंदर था, क्या ये जो फैसला है संवैधानिक है? सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है। देखिए, इस मामले को मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इस तरह देखता हूँ, इसमें कतई दो राय नहीं। बहुत सारे कई मामले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एनक्रोचमेंट की है संसद के कार्य क्षेत्र में, और जहाँ पे कोई लैंग्वेज क्लियर हो, लैंग्वेज में अगर एम्बिग्यूटी हो तो उसको क्लियर करना, उसको इंटरप्रेट करना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशली इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी लाइट में चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। एम्बिग्यूटी है, उसको क्लियर करने के लिए क्या मकसद क्या है पार्लियामेंट का इस लॉ को या किसी कानून को या किसी संविधान की जो बात है वो क्या कहना चाहते हैं। मगर यहाँ पे जो लैंग्वेज क्लियर थी, अच्छा ये होता सुप्रीम कोर्ट इसमें सजेशन देती कि इट मस्ट बी डन बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ। और पार्लियामेंट कहीं ना कहीं अपने काम में काम चोरी करने की आदत होगी इस देश की पार्लियामेंट को या सरकारों को। वो चाहते हैं बहुत सारे उन मुद्दों को जो वो खुद चाहते हैं मगर पार्लियामेंट में फेस नहीं कर सकते और वहाँ वो सामना नहीं कर सकते देश का, वो चोरी चकारी से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वो चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं। ये भी जो काम हुआ है मेरे को इसी तरह का लगता है। हालांकि व्यू मेरा एक एज ए लॉ स्टूडेंट एक और है, इंडिविजुअल एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि रिजर्वेशन का देश के अंदर एक मैसेज जरूर जाना चाहिए। रिजर्वेशन नौकरी का नाम नहीं है। रिजर्वेशन केवल और केवल मानवीय व्यवस्था जो संविधान के बाद स्थापित इस देश में होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है, उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का था कि सब, क्योंकि हर नागरिक देश में की व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता ही है, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए ताकि कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो और सदियों सदियों से हमारे यहाँ जो चलता आ रहा है उस तरह की परंपराएं बंद हों जो अमानवीय हैं। जी जी, मैं आप जितेंद्र जी आपके पास आता हूँ। एज ए प्रोफेसर, आप एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर तो आपको जाना ही जाता है, लेकिन आप एक्टिविस्ट भी एक हैं और आदिवासी हितों के लिए आप काफ़ी संघर्ष भी करते हैं, लिखते भी हैं। देखिए, प्रैक्टिकली तो ये जो फैसला आया है वो एससी के संदर्भ में आया है। अभी जो विभाजन करने का अधिकार दिया गया है वो एससी के संदर्भ में दिया गया है, लेकिन थियोरेटिकली क्योंकि जिसके तहत यह प्रोटेक्टेड था, एससी का डिवीजन हो सकता है या नहीं हो सकता है, राज्यों को यह अधिकार है कि नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ये मामला एसटी के दायरे में भी आता है क्योंकि उसी के तहत वो प्रोटेक्टेड है। तो इस फैसले को आप एससी और एसटी दोनों के रेफरेंस में कैसे देखते हैं? और एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अनुच्छेद 5-6 भी जो है, यानी जो आदिवासियों को आरक्षण से इतर भी विशेष राइट प्रदान किए गए हैं, वो भी इसी दायरे के अंदर आता है कि जो विशेष है, जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका भी कुछ नहीं कर सकती है, राज्य भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका पहला रिएक्शन क्या है जो ये फैसला आया है कल? देखिए, अगर मैं एज ए सोशल साइंटिस्ट इसको देखूं तो ये आदिवासी विरोधी फैसला है, ये दलित विरोधी फैसला है, बहुत क्लियर कट इस मामले में उसका बेस है। आप देखिए कि जब एसटी एससी रिजर्वेशन पे डिस्कशन शुरू हुआ संविधान सभा के भीतर, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले,
और उसी समय इस डिबेट को एसटी एससी के रिजर्वेशन को सेटल कर दिया गया था। वहां पर आदिवासी और दलित के कॉन्टेक्स्ट में बैकवर्ड वाला जो आइडिया, जो इस जजमेंट का मेन जो कोर जिसको कहें टर्म है, वो है बैकवर्डनेस। वो आदिवासी और दलित पर अप्लाई ही नहीं होता है। पहली चीज, ये सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती एक इस शब्द को जो ओबीसी के लिए स्पेशल था उसे चिपका दिया गया आदिवासी और दलित के माथे पर, क्योंकि आदिवासी का या दलित का जो रिजर्वेशन का पूरा एंगल था, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका एक कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एसटी का अगर एक एग्जांपल के तौर पर बात करें, 1872 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया और उसमें लगातार ट्राइब्स को जोड़ा जाता रहा, और 1949 में जब आयंगर कमेटी बनी थी उसको रिव्यू करने के लिए, और उस रिव्यू के बाद 127 कम्युनिटीज़ को जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में थी, उन सब को क्रिमिनल ट्राइब जिन उनके ऊपर जो टैग था उसे हटाया गया और उन सभी कम्युनिटीज़ को एसटी का स्टेटस दिया गया। पहली चीज़ तो अब ये समझिए कि वहाँ बैकवर्डनेस वाला आइडिया नहीं है। दूसरा, इसका आधार एसटी का एक हिस्टोरिकली जो उनके साथ इनजस्टिस होता आया हिस्टोरिकली वो भी था, प्लस उनका जो जोग्राफिकल लोकेशंस थी वो लोकेशन को भी आधार बनाया गया। एससी के केस में उनके साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था वो इसका आधार था। लेकिन आप देखेंगे कि और ये संविधान के लागू होने के पहले पहले सारा इशू सेटल्ड हो चुका है। ऐसे में जितने भी जजमेंट आए हैं संविधान के लागू होने के बाद में, इन तमाम जजमेंट में देख लीजिए तो पता चलेगा इवन इंदिरा साहनी जजमेंट भी इस आइडिया को इसके खिलाफ में जाकर के आता है। और इसीलिए एज ए सोशल साइंटिस्ट हम देखें तो पता चलेगा कि ये सीधा सीधी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा के डिसीजन को चैलेंज किया है, जो कि उसके परव्यू से बाहर था, उसके दायरे से बाहर था। अगर संविधान सभा के डिसीजन को उसमें चाहे कोई मॉडिफिकेशन हो, चाहे उसमें कोई माइनर चेंज हो या मेजर चेंज हो या कुछ भी उसमें होना था, तो वो पार्लियामेंट से होना था। पार्लियामेंट के बाद डिस्कशन के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता, उसमें अगर माइन्यूट चेंज भी है वो भी पार्लियामेंट से ही होना था। लेकिन उससे बाहर जाकर के ये काम किया गया। और दूसरी चीज़ आप देखिए, जो आपने एसटी की बात कही कि भाई केस एससी के वर्गीकरण का था, ये भी बड़े मज़ेदार किस्सा है। 1975 में पंजाब में केस आता है कि भाई एससी के भीतर वर्गीकरण किया जाना चाहिए, वो वर्गीकरण किया गया। 2004 में आंध्र प्रदेश का एक जजमेंट आता है जिसमें उस वर्गीकरण के खिलाफ मामला गया। फिर पंजाब सरकार एक नया लॉ लेकर के आती है, उसको फिर से चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट मामला आया, और फिर ये मामला होते होते 5 बेंच से 7 बेंच पे आया, और 7 बेंच से आकर के जब जजमेंट आया तो उसमें कहा गया कि ये एससी के साथ साथ एसटी पे भी अप्लाई होगा, जबकि एसटी इसमें पार्टी ही नहीं है, एसटी ने किसी ने मांगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि उनके माथे पर जबरदस्ती वो फिल्मी डायलॉग की तरफ चिपका दिया गया कि लिख दीजिए मेरे माथे पर कि इसका बाप चोर है, तो ये जबरदस्ती उसके माथे पर चिपका दिया गया, जो कि उससे कॉन्टेक्स्ट से बाहर का सीन था। क्योंकि क्या किसी ने एसटी की तरफ से कोई पक्ष रखा? जवाब है नहीं। क्या पूरे देश के एसटी की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस अपील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया कि हमारा वर्गीकरण कीजिए? नहीं गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कैसे दिया? ये तो हम क्लियर कट देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए यहां किसी क्राइम, अगर मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया है और मेरे साथी जो पैनलिस्ट है उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए हैं तो इनको भी सजा दे दी जाए, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन क्योंकि आज पिछले 8-10 सालों में अगर हम टेंडेंसी देखें तो सुप्रीम कोर्ट के माइंड जो जजेस बैठे हैं उनके माइंड सेट पर सवाल उठाना एकदम लाजमी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके डिसीजंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो निहायती एसटी, एससी, ओबीसी के विरोधी जजमेंट्स हैं। वो उनके खिलाफ एक पहले से एक फिक्स टारगेट है कि यही जजमेंट देना है, और वही जजमेंट आते हैं।
तो इसलिए मुझे कतई कहने में गुरेज नहीं है जी कि ये ST SC के खिलाफ में दिया गया जजमेंट है, जो कि उनके दायरे से बाहर का मामला था। जी। लाइन मलिक जी, एक सवाल जो इस कानूनी पहलू से ही जुड़ा हुआ है कि थोड़ा जो जितना भी आपने जजमेंट देखा होगा या जितना आपके सामने आया होगा, पूरा जजमेंट बहुत बड़ा हो सकता ना पढ़ पाया हूँ, कि केवल जजमेंट नहीं है जो उसमें कमेंट किए गए हैं, जैसे एक जनरेशन के बाद नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी आपने कमेंट देखा होगा कि ये तो कास्टलेस सोसाइटी, एक जज यहाँ तक कहते चले गए, तो कास्ट मलाईदार, या इस जात को ज़्यादा लाभ मिला, उस जात को ज़्यादा लाभ मिला। तो ये सारी जो शब्दावली इस्तेमाल हुई है, वो शब्दावली में कहीं लगता ही नहीं है कि रिजर्वेशन कोई रिप्रेजेंटेशन का मामला है, निर्णयों में भागीदारी का मामला है, इम्प्लीमेंटेशन में भागीदारी का मामला है, जैसे ये कोई EBS कोटे की तरह कोई आर्थिक गरीबी और उन्मूलन का कार्यक्रम है। ये थोड़ा सोशल इशू भी है, माइंडसेट का भी इशू है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कानून के दायरे के बाहर जाकर के और बेसिक फिलॉसफी से बाहर जाकर के इस तरह की शब्दावलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एज ए लॉयर, एज ए सोशल कंसर्न वाले आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ज़्यादातर जितने, मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, बिल्डिंगों का नाम नहीं है, वहाँ पर लोग बैठे हैं जजों के रूप में, वो क्या जजमेंट देते हैं, क्या कमेंट करते हैं, इस पे पूरे देश को नज़र रखने की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि बहुत बार पार्लियामेंट जो काम करना चाहती है इस देश में, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो करना चाहते हैं, कोई सिस्टम इस तरह का डेवलप हो चुका है इस देश में कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही वो काम कर जाती है जहाँ लोगों को नज़र कुछ और आता है और होता कुछ और है। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि देश में 75-80 साल में जहाँ तक पहुँचना चाहिए था ये कंट्री, जो लक्ष्य था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कमजोरी किसी ने दिखाई है, जो काम नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं किया, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी इसमें जो कमेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा इसमें क्या किया, अब इसका हमें सदुपयोग करना पड़ेगा। इस जजमेंट का सदुपयोग किस लिए करना पड़ेगा? जिन जजों ने कमेंट किया है, अब उनका नंबर आने वाला है, वो किस जाति और किस समाज से आते हैं। जब इस तरह की भाषा इस जजमेंट में यूज़ कर रहे हैं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो पत्थर या कोई फेंकता है, कहते हैं पॉजिटिव लोग या समझदार लोग उसको इकट्ठा करके दीवार बना लेते हैं या नींव में डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हर बात को भी अब कम से कम ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बार बार सुप्रीम कोर्ट में लगातार कर रहे हैं। जस्टिस गवई को तो ओपन किसी प्रोग्राम में, डिबेट में, हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का हमने जन्म महोत्सव मनाया था सुप्रीम कोर्ट में, देश में पहली बार हुआ था सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइस में। तो तब हमने ये कहा था कि ये कोलिजियम सिस्टम जो है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज आते हैं, वहाँ पर ऐसे आते हैं कि किसी हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा ये सिस्टम बंद होना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए अब कि समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो भागीदारी की असली बात है। जो आप बैठ के यहाँ फैसले सुना देते हो देश के सामने, और देश सोचता सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्या कर दिया, क्या तीर मार दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है देश के साथ, और सुप्रीम कोर्ट आज तक ये काम नहीं कर पाई। इवन अटॉर्नी जनरल या स्टेटों में एडवोकेट जनरल के जो ऑफिस हैं, अरे भाई जज बनेंगे कैसे जब वहाँ आज तक आपने ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ हर तरह के, हर समाज के वकीलों को आप उसमें लेते नहीं, वो देश का पैसा, किसी के बाप का पैसा तो है नहीं। जब वहाँ उन सभी समाज के बच्चों को उसमें लेंगे टीम में, तभी तो वो एलिजिबल होंगे जज बनने के लिए, अगर आज का भी सिस्टम माने तो ये सारा का सारा जो कमेंट किए हैं, इस पे मैं ये कह रहा हूँ, इनको इन बिटवीन सा लाइन पढ़ने के लिए वापस ये हथियार के रूप में अब यूज़ करने पड़ेंगे पूरे देश के समाज को, वंचित हो, बैकवर्ड समाज हो, या जिन लोगों की भागीदारी नहीं हुई है उनके हाथ में। बल्कि ये मैं इस जजमेंट को दूसरे एंगल से भी देखता हूँ कि अब ये जजमेंट इस देश में जातिगण गणना का आधार भी बनेगी यही जजमेंट, और ज़्यादा भागीदारी और ज़्यादा आरक्षण। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये हिम्मत नहीं कर पाई कहने की कि हाँ ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट करे इस काम को। हम तो तब कमेंट करेंगे ना, तब उसको व्याख्या करेंगे जब पार्लियामेंट कोई काम कर देगी।
इसमें बेला त्रिवेदी एक जज है जिसने कहा भाई मैं जो प्लेन नहीं, मैं लैंग्वेज वो सवाल पूछना भी चाहता था हाँ। कि देखिए हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि जो डिसेंट अलग असहमति का जजमेंट था हाँ। उसके बेसिक्स मतलब तर्क और पॉइंट क्या है? हाँ, उसका बेसिक पॉइंट यही था कि हम इंटरप्रिटेशन तो जब करें ना किसी बात की जो हमें समझ में नहीं आती हो। अगर लैंग्वेज इज़ सो सिंपल, अगर आपको कहीं रोड पे लिखा हुआ है कि आप 500 मीटर पे दाएं मुड़िए और फलानी जगह है जहाँ आपको जाना है, तो दैट इज़ वेरी प्लेन लैंग्वेज, उसमें इंटरप्रिटेशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज द कमेंट और आर्गूमेंट ऑफ द जस्टिस बेला त्रिवेदी का। परंतु मैं बेला वो सिंपल लैंग्वेज क्या है? सिंपल लैंग्वेज ये है कि भाई ये काम उसका पार्लियामेंट का काम है और प्रेसिडेंट इस पर साइन करेगा। कौन इसमें आते हैं अनुसूचित जाति में कैटेगरी में या एसटी में कौन आते हैं, उसमें सब क्लासिफिकेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर उसमें जिक्र करना है सब क्लासिफिकेशन का तो इट इज़ द जॉब ऑफ द पार्लियामेंट, वो क्लियर करे, इसमें अमेंडमेंट करे और डाल दे। किसने रोका है पार्लियामेंट को? अगर पार्लियामेंट की सहमति बनती है और पार्लियामेंट क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है, वहाँ पर डिबेट डिस्कशन हो, स्टेक होल्डर की राय मशवरा लिया जाए, फिर वो बना दे। उसके बाद अगर लोगों को फिर भी गलत लगे या कोई लॉ के मुताबिक तब सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे। तो इन दो जजमेंट से मैं बिल्कुल, दो नहीं कुछ और भी जजमेंट्स हैं देश में जहाँ पे प्रोएक्टिवनेस इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की नज़र आती है, जहाँ पे देश के लोगों को वाकई वंचित समाजों को जो ज़रूरत है देश इस सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ उसकी उतनी एक्टिवनेस नज़र नहीं आती। बहुत सारी जजमेंट इस देश में ऐसे है। और ये बाबरी मस्जिद वाला मैटर भी इसी तरह का है और ये मैटर भी उसी तरह से, मैं उसके आसपास इसको काउंट करता हूँ अपने तरीके से। जितेंद्र, आप जैसे एक जो सीधे ये इशू थियरेटिकली और जो फैसला आया है उसमें तो एसटीज के दायरे में आता है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और आप कह रहे हैं कि, और ठीक ही कह रहे हैं कि वहाँ से कोई पार्टी नहीं थी या कोई ग्रीवांसेज भी नहीं था, किसी प्रदेश से भी ग्रीवांसेज नहीं आया था कि हम अब वंचित हैं या ज़्यादा वंचित हैं, कम वंचित हैं। तो इसका अब एसटी के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये पूरा गेम एक किस्म का पॉलिटिकल है, ये एक पॉलिटिकल, ये जो पूरा जितनी आप राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देख रहे होंगे वो सब प्रतिक्रियाएं करीब करीब पॉलिटिकल किस्म की हैं। तो ये जो एक आदिवासी समुदाय को दूसरे आदिवासी समुदाय के खड़ा करके और आदिवासियों को जो लड़ने की राजनीति तो चलती ही रहती है, अब इस पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, असर पे तो हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे, लेकिन एक और चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 में भी हो सकता है, अगर मैं ऊपर नीचे हूँ तो करेक्ट करेंगे, वो आदिवासियों के केस में और दलितों के केस में एक शब्द का इस्तेमाल करता है कि समरूप है। ये जो समूह है ये समरूप है, होमोजीनियस है। अब जब समरूप है और वो शब्द अगर होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें डिफाइंड है कि एसटी और एससी होमोजीनियस कैटेगरी है, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान से इतर जाकर के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है जी, इसको भी समझना जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर चला गया है, या ये बेंच ऊपर चली गई है, या ये बेंच ये सजेस्ट कर रही है कि भाई अब आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, हमने रास्ता खोल दिया, अब आगे का काम आपका है। हमने एक बात कही, एक क्लासिफिकेशन की, आगे की बहुत सारी बातें हैं वो आप अपने से कर लीजिए। एक चीज इसको भी जानना जरूरी है, ये बहुत जरूरी मसला है। दूसरा जो आपने पूछा मलिक साहब से कि भाई जो कमेंट्री हो रही है उसमें एक जस्टिस साहब हैं पंकज मित्तल जी, उन्होंने गीता को कोट किया है। उन्होंने कहा कि गीता में ये श्लोक है, इस श्लोक में वर्ण व्यवस्था के बारे में ये लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था में ये कैटेगरीज हैं, लेकिन वहीं वो ये बताना भूल जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जिसका उन्होंने कोट किया है उसमें तो आदिवासी वहां भी नहीं है। आप जिस रेफरेंस को कोट कर रहे वहां पर भी आदिवासी नहीं है। तो पूरा का पूरा सिस्टम अगर समझने की कोशिश करें इस खेल को, तो ये डाल दिया गया हमारे माथे। अब सवाल आता है कि इसका काउंटर क्या है, इसका तरीका क्या है। देखिए, दो चीज़ हैं।
हमने 2019 में देखा था कि सिमिलर इसी टाइप का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट से आया था रोस्टर की लड़ाई में, रोस्टर मामले में, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो नौकरियां दी जाती हैं उसका एक पूरा का पूरा फॉर्मूला था, जो मैकेनिज्म था जिसको रोस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें उन्होंने चेंज कर दिया था मैकेनिज्म को, और उसका चलते एक जजमेंट उन्होंने पास किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि पूरे देश भर में जो नया व्यवस्था बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट, उसके चलते ST SC को सिस्टम से बाहर ही एक तरीके से कर दिया गया, और उसका लड़ाई जो है सड़क से लेकर संसद तक लड़ी गई, और फिर संसद से अध्यादेश ला करके उस पूरे मामले को पलटा गया। इसमें भी वही रास्ता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उससे बाहर जाके भी आप कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या जो 7.5% ST और 15% SC को नौकरियों में ये पूरा जो कोटा है ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज ही मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था, IIT बॉम्बे का मैंने एग्जांपल दिया, IIMs का कहा, देश में 7 IIMs में 0 ST फैकल्टी हैं। जज साहब बताएं कि 0 का वर्गीकरण क्या होगा, 0 का कौन सा हिस्सा ST के किस वर्ग को जाएगा, 0 का कौन सा हिस्सा ST के कौन से वर्ग को जाएगा। 7 IIMs में 3 SC हैं। सुप्रीम कोर्ट साहब बताए कि इन 3 में से जो बाकी की 4 जीरोज बच गई हैं, क्योंकि 7 थी तो 3 में तो एक एक फैकल्टी मिल गया, लेकिन पूरी IIM में 1 SC, 7 में से 7 IIM में 3 SC, बताए ना वर्गीकरण किधर होगा। जो बाकी का 98% हिस्सा है, जो मलाई खा करके बैठा हुआ इस देश का सवर्ण तबका, उसका वर्गीकरण होना चाहिए था ना, बताते ना वहां पे कि किसको कितना मिला है, किसको मिला। IITs की हालत देख लीजिए, IITs में ST 0 है। आप फैकल्टी छोड़ दीजिए, पिछले साल IIT बॉम्बे में PhD एडमिशन एजुकेशन में ST का रिक्रूटमेंट जो है 0 है, 0 एडमिशन हुए PhD में। बाकी पूरे देश के IITs उठा करके देख लीजिए आप, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो मेडिकल्स को ले लीजिए, IITs को ले लीजिए, IIMs को ले लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मतलब ये तीनों चारों जो टेक्निकल वाले, इसमें लगभग 0 है। SC की संख्या 1% से भी नीचे है। आप जिस 15% में वर्गीकरण की बात करें, पहले ये तो इंश्योर कीजिए कि आपने पूरा 15% दिया भी है कि नहीं दिया है। आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस देश में ST SC का रिजर्वेशन 1997 में लागू हुआ है। 1 जुलाई 1997 से जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, और तब कहा गया था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ST SC को रिजर्वेशन दिया जाए। OBC को रिजर्वेशन लेने में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2008 ला गया, और दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में तो 2013 में इंप्लीमेंट हुआ। पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 2.5% ST हैं, और वो भी इनिशियल रिक्रूटमेंट के लेवल पर। लगभग 3.5-4% ST हैं, SC हैं। OBC 6 से 7% है। कौन से क्लासिफिकेशन की बात हो रही है? और नौकरियां हैं कितनी? नौकरियां इस देश में अगर हम लोग देखें तो पूरे देश में सरकारी नौकरियों की संख्या स्टेट सेंटर सारा मिला करके लगभग 1,96,00,000 है। 1,96,00,000 में रिजर्वेशन कितना है? 50%। 50% से भी कम, क्योंकि 10 उधर तो बाकी का 50% उधर ही हो गया, 10% EWS भी चला गया। लेकिन उस 50% में कितना बचता है? 1 करोड़ नौकरियां पूरे देश में। पूरे ST SC OBC के पास कितनी नौकरियां? सैंक्शन पोजीशंस की बात कर रहा हूं, जो वैकेंट है, बैकलॉग है, वो शॉर्टफॉल वो अलग है। उस टोटल वैकेंसीज 1 करोड़ है, उसमें से 27% के हिसाब से देखें तो 54 करोड़ तो OBC की बनती है। ST SC के पास कितनी आती है? 44 लाख। ओके, 44 लाख में से आप ST SC का हिस्सा बचता है। अब उसमें से वैकेंसीज में कितने जो है आप बताइए सफाई कर्मचारी हैं, जो नाली साफ कर रहा है, जो गटर साफ कर रहा है, और कितने हैं जो सेक्रेटरी लेवल पर हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, इस देश में पिछले 5 साल में गटर में जितने लोग मरे हैं वो 100 के 100% दलित हैं।
लेकिन पिछले 5 साल में जितने लेटरल एंट्री से सेक्रेटरी बने, जॉइंट सेक्रेटरी बने, डायरेक्टर बने, सारे के सारे अपर कास्ट हैं। क्या दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म पर रखेंगे हम? आप जो गटर में मर रहा है, नौकरी तो उसके पास भी है। आप कौन से क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं? आपको देखा सरकारी नौकरी, आपको लगा कि ये पॉलिटिकल बढ़िया मामला है, आगे आने वाले दिन अगर जजमेंट आपको देना था तो ये फरवरी में दे देते, आपको पता भी चल जाता इस चुनाव में। आपने 6 महीने होल्ड किया। क्या इतनी सी बात इस देश का आदिवासी दलित नहीं समझ रहा है कि 8 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जिस दिन लिख लिया था, उसको सुनाने में 1 अगस्त क्यों बीत गई? 6 महीने तक ये जजमेंट होल्ड पे क्यों था? ताकि चुनाव निपट जाए। क्या हम नहीं समझते हैं क्या? ये 75 साल पहले वाला ना तो आदिवासी है, ना 75 साल पहले वाला दलित बचा है। ये 2024 का दलित है, 2024 का ही आदिवासी है। वो सामने से चढ़ के सवाल करेगा। और ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमारे पुरखों के साथ हुआ कि पता ही नहीं चला, खेल खेल दिया गया। इतनी शांति से बच करके कोई चला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट है, माननीय है, तो आलोचना नहीं कर सकते, नहीं जाएगा। जी 2-4 लोग जेल चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। तो ये सिंपल सी बात। एक सवाल बड़ा ज़रूरी काफ़ी देर से मन में है कि जो ये पंजाब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव वकील आर्गूमेंट कर रहे थे बंटवारा होना चाहिए, भारत सरकार के कर रहे थे बंटवारा होना चाहिए, उनके पक्ष में सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल भी कर रहे थे और वकील, इसके काउंटर में कौन वकील था? देखिए, इसके काउंटर में तो ये आपका सॉलिसिटर जनरल भी था। अच्छा। केंद्र सरकार की तरफ से। अच्छा। अब मामला ये है कि सब सरकारें कह रही हैं कि हम ये चाहते हैं, सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। अगर सब चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत थी पार्लियामेंट को? ये समझ में नहीं आ रहा। ये सब सरकारें कह रही थी। कोई मैं ये जानना चाहता हूँ फैक्चुअल तथ्य कि कोई सर इसके क्लासिफिकेशन के खिलाफ आर्गूमेंट का भी वहाँ आया था, किसी वकील कोई था? भाई क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, कई वकील थे, पर मेजर तो इसमें सॉलिसिटर जनरल सरकार के। उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, वो तो सपोर्ट में थे। नहीं, सपोर्ट वो इस तरह से वो कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, मगर बोल तो वो रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था। अच्छा। हाँ, बोला तो उन्होंने वही जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था, मगर वो किस तरह से बोल रहा है, कैसे जजमेंट आ रही है। क्योंकि इसी तरह के एक रिजर्वेशन का मसला आया था, जाट रिजर्वेशन का मसला, और इसमें सरकार ने भी कहा था भाई आप लोगों को इलेक्शन से पहले लोगों से बात की होगी, तुम्हें रिजर्वेशन दिलाएंगे, तुम्हारा प्रतिनिधित्व अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कम है तो वो दिलवाएंगे। और आते आते जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया वो मैटर, और सुप्रीम कोर्ट में बात तो वही कह रहा था वकील, जिस तरह का वादा किया था, मगर आर्गूमेंट उस दमदार तरीके से नहीं थे और फाइल ऐसे फेंक दी। तो ये तरीका भी डिफरेंट टाइप का है, ये आर्गूमेंट का तरीका ही अलग है। और घर में आर्गूमेंट से समझ जाते हैं जजेज भी सरकार चाहती क्या है, और जनता के अंदर मैसेज क्या पहुंचाना सरकार ने, वकील क्या बोलेगा, और मैसेज जुडिशरी के पास क्या जाएगा, और जजमेंट क्या आएगा। इस मामले में भी ये खेल हुआ। खेल स्पष्ट दिखाई देता है, खेल तो दिखाई देता है। अदरवाइज़ तो कॉमन सेंस की बात है। कोई भी जज सिंपल, जब हम बार बार कहते हैं कि भाई बहुत सारे मामलों में जब हमारे जैसे लोग पेश होते हैं, कोर्ट इमीडिएट कह देती नो नो नो, ये तो पार्लियामेंट का काम है। और जब पार्लियामेंट का काम है तो इसमें क्या मुश्किल था बोलने में कि भाई ये मसला जो है सब क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सब क्लासिफिकेशन है नहीं। होमोजीनियस की जो बात करते हैं, और जज मान लो ये मानते हैं कि भाई वो सिस्टम नहीं है, ये जो बात है होमोजीनियस वाला वो मामला नहीं है, ये क्वेश्चनेबल है, नो प्रॉब्लम, मगर इट मस्ट शुड हैव बीन गॉन टू द पार्लियामेंट। और उनको एकदम कहना चाहिए था भाई हमारे सिर पर क्यों लाद रहे हो तुम, इस बात को हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हो, आप इमीडिएट क्यों नहीं लेते। स्टेट को भी कहना चाहिए था वाई आर नॉट अप्रोचिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके एमपी हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में, बोले वहाँ पे जाके मुद्दा उठाएं, कोई प्राइवेट बिल लेके आएँ और आगाह करें, आपकी पार्टी लेवल पे करें, और देश करे। देश की जनता जो चाहती है, जो आवाज़ है या नहीं है, या आप बना रहे हो एजेंडा, वो खुल के देश के सामने आए और बना देते, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत आसान हो जाता। तो इसमें कोई दो राय नहीं
देश के सामने बहुत बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ढाल का रूप बन जाती है सरकारों के लिए। वो दिखाई देता है, कई बार स्पष्ट दिखाई देता है। और मंदिर वाले मसले में भी दिखाई दिया था, अभी भी दिखाई दे रहा। बात उसकी नहीं है, सब क्लासिफिकेशन होना क्या मैं चाहिए। ये कह सकता हूँ कि जो मंदिर वाले में भी हुआ और इसमें भी हुआ हम्म, कि कहने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट हम्म, संविधान और कानून के आधार पर जी। फैसले लेता है, जी। लेकिन मंदिर वाले में भी साफ दिख रहा है, इसमें भी दिखा और सारे इशू में भी दिखे, 370 वाले में भी एक हद तक दिखा, हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले में भी दिखा यस यस। कि ये डिसीजन जितने कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हैं या लीगल आधार पर नहीं हैं, वो कहीं न कहीं आइडियोलॉजिकल या दूसरे शब्दों में कहें तो पॉलिटिकल हैं। यस यस, देखिए मंदिर वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, कोई सारी कंटेस्टिंग पार्टियां समझौता करती, उस पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाती तो अलग बात होती, नो प्रॉब्लम। मगर वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया था, मस्जिद गिराना बहुत अपराध कृत्य था, उसके नीचे कोई मंदिर कुछ मिला नहीं है। और फिर भी क्योंकि ये मेजोरिटी चाहती, कौन सी मेजोरिटी की बात की थी सुप्रीम कोर्ट? हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट से कि जितने लोग परसेंटेज हिंदू हैं वो सारे इस मंदिर को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बहुत सारे गिनती के हिंदू होंगे, मगर तुम किसकी तरफ से ऐसे कर सकते हो कि भाई चाहते हैं लोग? वहाँ तो कुछ एप्लीकेशन जो हमें पता चला, कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी थी जो बौद्ध संप्रदाय की वजह से थी, और उसके नीचे चीज़ें मिली हैं, वो छुपाई गई हैं देश के सामने से, भाई वो किसकी थी, कौन चीज़ें थी, हिस्ट्री क्या है वहाँ नीचे दबी हुई। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये एक तरह से ऐसा नासूर है इस देश में, फ्यूचर में मुझे लगता है, पता नहीं कब होगा, मुझे लगता है दोबारा खुदाई होगी, इसके नीचे चेक होगा, फ्यूचर की जनरेशन करेंगे। जी ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ये वो चीज़ कर दी हमने जो फ्यूचर में हर एक चीज़ के नीचे खुदाई करने की परमिशन दे दी। फिर बहुत सारी जगह पे है बौद्ध स्थान है, और वहाँ पे मैंने कहा रास्ता खोल दिया है। तो इस फैसले ने किसी भी जगह पे जहाँ बौद्ध स्थानों के साथ अन्याय हुआ है और वहाँ पे मंदिर बना लिए गए हैं, ये बहुत जगह चर्चा है, हर जगह के नीचे खुदाई करने से कौन रोक पाएगा? जी सर, जी। और जितेंद्र, मैं एक अंतिम सवाल आपसे ये लेना चाहता हूँ कि चूँकि आप एक सोशल साइंटिस्ट के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी हैं, कि जिस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है SC ST समुदाय को, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है ना, कि भाई स्टालिन ने समर्थन किया है, नीतीश ने समर्थन किया है, तमाम जो मैंने यूनिटी भी बहुत सारी बनती हुई दिख रही थी, वो भी टूटती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में SC और ST समुदाय के सामने इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में रास्ता क्या है इस असंवैधानिक कृत्य का विरोध करने का, या इस पुरानी चीज़ को वापस लाने का? देखिए, रास्ता तो एक ही है, वो है यूनिटी। हमने ST SC एक्ट मामले में देखा, हमने रोस्टर में देखा, उससे पहले भी हम लोगों ने देखा एक था। बात और ध्यान में रखिएगा कि SC के बीच में तो एक हद तक यूनिटी उन्होंने तोड़ दिया है, कम से कम SC में तो दिख रहा है, अभी दिखने लगा नहीं, है। वो एक्चुअली वो तोड़ने के लिए ही है सारा खेल जो चल रहा है पिछले 8-10 सालों में, खास करके जब से सोशल मीडिया जो है लोगों के यूज तक पहुंचा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जब से बेहतर हुई, तब से हुआ ये कि एक हिस्से का व्यक्ति दूसरे हिस्से के लोगों से कनेक्ट हो रहा था। लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे थे, एक दूसरे की लड़ाई में साझा हो रहे थे। और ऐसे में हुआ ये कि पिछले 8-10 सालों में आपने देखा होगा बहुत सारे मसलों पर पूरे देश का ST SC OBC एकजुट था, ठीक। और उसका सबसे लास्ट एग्जाम्पल था पिछले चुनाव में जब चला कि भाई संविधान खतरे में है, वो लास्ट डिबेट है, तो आप देखेंगे तो उसमें सारे लोग लगभग एकजुट हैं और सबने देखा कि संविधान को जिससे खतरा है उसको हराने वाली पार्टी को वोट देना है, ये क्लियर कर देख रहा है। ऐसे में उसको तोड़ने के लिए, उस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ये जो है हथियार लाया गया। ये हथियार बहुत पहले से RSS लेकर के आ रहा था, बीजेपी इसके लिए माहौल बना रही थी, पहले से बना रही थी, लगातार इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन की डिमांड पहले से चल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई यहाँ क्रिमिनल होना चाहिए, यहाँ बंटवारा होना चाहिए, होना चाहिए। इस काम को कराया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन हमें, जब हम इस सवाल को देख रहे हैं, इस पूरी चीज को देख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चेहरा है, इसके पीछे चाल को चलने वाला RSS और बीजेपी जो है, उसकी ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है जिसमें वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
कि एसटी को तोड़ दो, एससी को तोड़ दो, फिर अगले दिनों में कुछ दिनों बाद रोहिणी कमीशन आने ही वाला है तो ओबीसी को तोड़ दो, ताकि कभी भी ये तीनों सेक्शन एक साथ मिलकर के आरएसएस का मुकाबला ही ना करे। ताकि, और जब वो आरएसएस का मुकाबला नहीं करेगा तो पॉलिटिकली भी वो अलग अलग बिखर जाएगा। फिर पॉलिटिकली आसान हो जाएगा कि भाई एक जाति के खिलाफ, जो एक जाति बीजेपी के पक्ष में है, दूसरे को उससे लड़ा दिया जाएगा। हरियाणा में हमने देखा था जाट वर्सेस नॉन जाट का कैसे किया गया। ओके, दलित वर्सेस, दलितों में भी एक कम्युनिटी वर्सेस दूसरी कम्युनिटी कर दी जाएगी, एसटी में भी यही होगा। तो ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि ये जो बहुत छोटा सा गेन देने की दिखाने की कोशिश जो हो रही है, भाई एक चीज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझिए, सरकारी नौकरी है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिना रोस्टर के नौकरी नहीं बनती है। कि भाई किस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर एक डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें 100 पोजीशन है। कोई कॉलेज को ले लेते हैं कि एक कॉलेज में 100 पोजीशन है। आज की तारीख में होता है कि क्योंकि 15% रिजर्वेशन है तो अल्फाबेटिकल, सॉरी, नंबर वाइज करते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे जब काउंटिंग 100 तक ले जाएंगे तो 7वें नंबर की पोजीशन एससी की बनती है और 14वें नंबर की एसटी की बनती है। अब मान लीजिए ये नंबर वाइज होगा। अब मान लीजिए कि एससी के रिजर्वेशन को 15% को 3 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक, तो पहली एससी की पोजीशन 14वें नंबर से खिसक करके कहां पहुंच जाएगी, 33वें नंबर पर, ठीक। दूसरी पोजीशन खिसक करके पहुंच जाएगी 66वें नंबर पर, और तीसरी पोजीशन पहुंच जाएगी 99वें नंबर पर। मान लीजिए एससी के सेक्शन ए को 33वां नंबर आ गया, बी जो कैटेगरी का जो बी सेक्शन था उसको 66वां नंबर आ गया, और सी को आया 99वां नंबर। अब अगला जो सेक्शन है दलितों का, ए सेक्शन है, उसका अगला नंबर 132वां होगा, और संस्थान में सीट कितनी है, 100। तीनों को 15% मिलना था, मिला कितना, 3%। एसटी को 14वां नंबर आता है, एसटी का 7.5% को मोटा मोटी अगर 2 पार्ट में भी बांट दें, 2 पार्ट में, तो पहली सीट जो 14 नंबर पे बन रही है वो 50वें नंबर पे बनेगी, और दूसरी सीट 100वें नंबर पे जाकर के, रिजर्वेशन 7.5% से घट करके हो गया 2%। और अभी जिस स्थिति में है, जिसमें जो एनएफएस लग रहा है, उसमें फिर अगले दिन बताइए क्या स्थिति होगी। आपको पूरे सिस्टम में खोजने से दलित और आदिवासी नहीं मिलेगा। जो लोग, जिन्हें लग रहा है ना क्लासिफिकेशन से मौका मिलेगा, एक अभी तक ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली में एक रोहिणी कमीशन को लेकर कहा जा रहा है कि 4 कैटेगरी में ओबीसी कमीशन को, ओबीसी रिजर्वेशन को बांटा जा रहा है। 4 कैटेगरी, एक कैटेगरी जिसमें 2% रिजर्वेशन है, एक के पास 6% है, एक के पास 9 है, एक के पास 10 है। ये डिवीजन बनाया गया 27% का, 2 6 9 10। ओके, अब मान लीजिए जिस कैटेगरी को 2% रिजर्वेशन मिला, उसकी पहली नौकरी 50वें नंबर पे जाकर के होगी। कितने संस्थान है, कितने ऑफिसेज हैं जिसमें जो टोटल पदों की संख्या है ना वो 3 4 5 में होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन होती है जो टीचिंग में ही काउंट होती है, लाइब्रेरियन की पोस्ट। वो सिंगल कैडर पोस्ट होती है, सिंगल कैडर पोस्ट। एक व्यक्ति, क्योंकि जो रोस्टर सिस्टम है उसमें पहली नौकरी यूआर की लगेगी, दूसरी भी यूआर, तीसरी भी यूआर, चौथी ओबीसी आती है। एक व्यक्ति एवरेज जो है कम से कम 30 साल नौकरी करता है, उसके बाद दूसरा भी यूआर आएगा, फिर तीसरा भी यूआर आएगा, चौथा ओबीसी आएगा 90 साल बाद। 90 साल बाद एक लाइब्रेरियन ओबीसी को बनने में 90 साल इंतजार करना पड़ेगा ओबीसी को। यह कब है, जब चौथे नंबर पे 27% में जब वो आएगा तब। और अगर क्लासिफिकेशन में आ गया तो वो, अगर सबसे नजदीक वो आएगा ना जो 10% वाला है, उसको भी अगर देखेंगे तो उसको भी 300 साल इंतजार करना है। पूरी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियंस में रिजर्वेशन के बावजूद एक एसटी, एससी, ओबीसी पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं है। और पूरा देश उठा करके देख लीजिए, एक एसटी लाइब्रेरियन नहीं मिलेगा पूरे देश में, एक एसटी, जबकि रिजर्वेशन है, लेकिन क्योंकि सिंगल कैडर पोस्ट है पूरे देश में नहीं मिलेगा आपको।
यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं। जो पीसी पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से होता है वो तो एक अलग मामला है, क्योंकि वहां बल्क में होती है 10, 20, 50 पोजीशंस, क्योंकि वहां पूरे स्टेट का मामला देखा जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, चाहे स्टेट में चले जाइए चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की चले जाइए, वहां आपको लाइब्रेरियंस में नहीं मिलेगा। तो जिन्हें लग रहा है कि भाई यहां एक तबका है, किसी को लग रहा होगा कि जाटव बाहर निकल जाएगा तो दूसरे को मौका मिल जाएगा, वाल्मीकि को मौका मिल जाएगा, ये भूल जाइए। किसी को लग रहा हो कि मीणा निकल जाएगा एसटी से तो दूसरे को नॉन मीणा को मौका मिल जाएगा, भूल जाइए, वो नहीं मिलेगा। टोटल भी जो 7.5% है वो घट करके अगर 2 कैटेगरी बनती है तो 2% पे आ जाएगा, और 3 कैटेगरी बनी तब आपका ये रिजर्वेशन और घट जाएगा। ये है क्लासिफिकेशन। तो जो नौकरियों में आप देख रहे हो, अगर इस क्लासिफिकेशन को आज अगर अप्लाई करते हैं, 10 साल बाद आपको जितने लोग आज की तारीख में 3%, 4% हैं सरकारी नौकरियों में, वो आपको 1% से नीचे आ जाएंगे मिलकर के, वो लग ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं। सबसे ज्यादा बल्क में नौकरियां रेलवे में आती थी, रेलवे प्राइवेटाइज है, बैंक प्राइवेटाइज है, एजुकेशन लगभग प्राइवेटाइज होने के कगार पर है, बचा कहां है? तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन दिखने में बहुत सुंदर दिख सकता है कि अच्छा मलिक साहब हट जाएंगे, मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मोदी के अच्छे दिन, ये बिल्कुल अच्छे दिन है। ये वो खेल खेला गया है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज आज कह रही हैं कि जो है बहुत बढ़िया है, हम इसका वेलकम करते हैं, मैं आपको बताऊं वो पॉलिटिकल पार्टी भले ही पॉलिटिकली आज इस जजमेंट के फेवर में दिख रही हों, लेकिन आने वाले दिनों में इसके खिलाफ में खड़ी हुई आपको दिखेंगी। पहले भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध किया गया था, बहुत लोगों ने किया था, वो घूम फिर करके आए। वापस वही डिबेट आ रही है कि रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डाला जाए। आज बसपा सुप्रीमो ने बात की है कि रिजर्वेशन में उसको परमानेंटली जो है 9th शेड्यूल में डाल दो, ताकि रोज रोज का झंझट खत्म हो। तो यही तो बात है, यही तो लड़ाई है। और क्या सिर्फ भाई आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इस देश का 85-86% दलित लैंडलेस है। उस 85% की जमीन कौन खा गया? किसके पास है? उसकी जमीन कौन दिलाएगा? 1952 में भूमि सुधार का कानून आया था 52 में, आज लगभग 73 साल हो गए, 72-73 साल हो गए। उस 85% दलित को जमीन क्यों नहीं मिली? किसने नहीं दी और क्यों नहीं दी? बंटवारा कर रहे हैं ना। परिवार में जब बंटवारा होता है तो बराबरी का होता है, जमीन का भी होता है, घर का भी होता है, मकान का भी होता है, दुकान का भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पेड़ पौधों का बंटवारा कर दिया, जमीन रख ली। आपको बंटवारा करना है तो एकदम करिए, हम पक्ष में हैं। बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी जनगणना है, आदिवासी जितने हैं, दलित जितने हैं, ओबीसी जितने हैं, बाकी के लोग जितने, जितकी जितनी जनसंख्या है काउंट कीजिए, 1 से लेकर के 140-142 करोड़ जितने भी, सबकी काउंटिंग कीजिए, जमीन से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कीजिए कि एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति इतनी जमीन आपके हिस्से में आती है, ये लीजिए आपकी जमीन, ये नदी लीजिए, ये पहाड़ का हिस्सा लीजिए, ये खेत ले लीजिए, ये नौकरी ले लीजिए, ये प्राइवेट संस्थान है ये लीजिए, ये कंपनी में हिस्सेदारी ये लीजिए आपकी। तब जाकर के होगा असली न्याय। तब आप कह सकते हैं कि हम सबको हिस्सेदारी देना चाहते हैं। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे, बिना संसाधनों में बंटवारा किए, आप कौन सी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? ये तो हिस्सेदारी नहीं, दरअसल आप उसका हिस्सा छीनने की कोशिश है। वो जैसे होता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया। पहले एक को थोड़ा टुकड़ा ज्यादा दिया तो दूसरी को तैयार कर दिया कि तुमको कम मिला है, देखो ये ले रहा है,
और वो तोड़ तोड़ के सारा खा गया। दरअसल आज की तारीख में आरएसएस सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में वही रोटी खाने की कोशिश कर रहा है जो दलितों को, आदिवासियों को वह मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 70-75 साल पहले मिली थी। और उसी रोटी को छीनने की यह कोशिश है, उसी रोटी को छीनने की कोशिश है। आज आप नौकरी छीनेंगे, कल पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे भी तो बात आएगी, वो कहां जाएगा? फिर एसटी/एससी एक्ट पर भी बात आएगी कि भाई ये तो ईडब्ल्यूएस में, ये तो क्रिमिनल लेयर में आ गया, ये तो इस कैटेगरी, सब कैटेगरी में बाहर निकल गया है, उस पर एसटी/एससी एक्ट का क्या होगा, उसके पॉलिटिकल रिजर्वेशन का क्या होगा, फिर उसके बाद फिर बाकी की चीजों का क्या होगा? ठीक, फिर अगले दिनों में जो है कॉमन सिविल कोड आ रहा है, फिर एसटी में क्या होगा? फिर आप तो तोड़ने का ही खेल चल रहा है। आप जब एक कैटेगरी को जब बाहर कर देंगे तो फिर कॉमन सिविल कोड में भी आपका बंटवारा होगा। हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे जी ये पसंद है, एक कहेगा नहीं पसंद है, फिर सरकार जो चाहेगी वो करेगी। तो जिस हम एसटी/एससी ओबीसी की यूनिटी की बात कर रहे हैं, वो यूनिटी की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये भले ही ये जजमेंट किसी को अपने पक्ष में दिख रहा हो, लेकिन ये जजमेंट अल्टीमेटली आरएसएस के पक्ष में है, ये दलितों के, आदिवासियों के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम क्लियर है। और इसीलिए हमको समझना होगा कि इस खेल के पीछे असली जो शतरंज जिसने बिछाया है वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं कि अब आपको आपके दूसरे भाई से लड़ा दिया गया, एक ही समाज को 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक ही परिवार में 2 टुकड़े हो जाएंगे और भाई फिर भाई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यह पूरी की पूरी साजिश है और इस साजिश को नाकाम करना बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, जैसा कि आपने पैनल के दोनों साथियों को सुना, पहली बात तो ये कानूनी तौर पर असंवैधानिक है। दूसरा ये कि इस देश में अगर सिर्फ और सिर्फ किसी एक की मंशा को यह पूरा करता है तो आरएसएस है, जो इस देश के बहुजनों की और दलितों की, आदिवासियों की, 3 समुदायों की जो यूनिटी तो बन रही थी उसको तोड़ना चाहता है, और विद इन कम्युनिटी जो यूनिटी थी उसको भी तोड़ देने का ये रास्ता अख्तियार किया गया है। और जैसा कि प्रोफेसर जितेंद्र मीना ने कहा कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कभी हम पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करके कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, कुछ समुदायों ने सोचा था बड़ा अचीव कर लिया, आज उनको पछतावा हो रहा है, तो आज वो समय है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक यूनाइट हों, और जो ये यूनिटी बनती हुई दिख रही थी उसको तोड़ने के लिए भले ही ये सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन जैसा जितेंद्र मीना कह रहे हैं कि असल में ये चेहरा सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन जो निर्णय है, जो आवाज़ है वो आरएसएस की है। और इस स्थिति में अगर हम एकजुट नहीं होते हैं और पुरजोर तरीके से इसका विरोध नहीं करते हैं तो हमें थोड़े दिन बाद फिर उसी स्थिति में जैसे पुरानी चीज़ों के लिए हम पछताते थे पछताना पड़ेगा। पैनल के दोनों वरिष्ठ साथियों को, मलिक जी को, जितेंद्र मीना को, द न्यूज़ वीक की तरफ से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।